एग्जाम मैथ्स में स्वागत है आप लोगों का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और जो आपका साधारण ब्याज है उसके लास्ट लेक्चर में एंटर करते हैं। यहां आज हम लोग आपको इंस्टॉलमेंट भी देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट जो दिया रहता है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो देखिए इसका एक्चुअली इसका शॉर्टकट निकलता है। ठीक है, कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आपको अनुपात निकालना है किसका किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, किसी पर्टिकुलर आपको किसी खास मूलधन पे। ठीक है, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर भी दे रखी है 10% और समय भी दे रखा है 2 वर्ष। यहां पर समय का बहुत महत्व है, जब समय आपको 2 वर्ष ही दिया हुआ हो तभी के लिए है। ठीक है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, हम मान लेते हैं इसका, और यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज दर क्या है, दोनों के लिए अलग अलग है, ब्याज दर सेम है 10%। यहां पर आपको पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। यहां समझे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कोई सा भी अमाउंट है, हम x मान लेते हैं। मान लिया कि आपका जो मूलधन है इस पे ही लगता है ब्याज दर, वो आपको x रुपया है। ठीक है, x रुपया है, आपका SI क्या हो जाएगा, x, अगर आप टोटल निकालिएगा तो x इंटू ब्याज दर 10%, 2 ब्याज दर हम लोग यहां पर इसको R मान लेते हैं। पहले R ब्याज दर है, आप सवाल पे बाद में आएंगे, बटे 100 है ना, यानी 2XR बटे 100। ये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ऐसे ही होता साधारण ब्याज। ठीक है, 2 साल का मूलधन गुने ब्याज दर गुने समय बटा 100, यही है आपका। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप निकालिएगा, CI चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालिएगा तो क्या होगा, आप सबसे पहले लेते हैं मूलधन 1 प्लस जो आपको दर दे रखी है। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस मूलधन, यही करते हैं। मूलधन कॉमन ले लीजिए, 1 बटे R घटाओ 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R का स्क्वायर अपॉन बटे 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R बटे 100 माइनस 1, यही होगा। ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या कहलाएगा आपको, ये x हो गया। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ऊपर वाला, ये तो 100 का स्क्वायर रहा। ठीक है, ये आपको हो गया R स्क्वायर प्लस 200R, इतना आ गया। यानी कह सकते हैं आप इसको x R 200 प्लस R बटा 100 का स्क्वायर, यही है। CI आ गया, SI हमें पता है ये। अब इस दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात क्या होगा, देखिए अब CI बटे SI का अनुपात क्या होगा, CI लिख दीजिए x R 200 प्लस R बटे 100 का स्क्वायर। SI क्या है आपका, SI है 2XR बटे 100। सिंपल, अगर आप इसको करेंगे ऊपर नीचे सिंपल है, बताया हुआ है कैसे किया जाता है। तो ये हो जाएगा x R 200 प्लस R
ये ऊपर क्या चला जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपको आ जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू 2XR। ठीक है, XR XR कैंसिल, 100 से ये कैंसिल, तो आपको रेशियो आ गया 200 प्लस R बटे 200। यही आपको जो है CI बटे SI का रेशियो हो जाएगा। और ये जनरली इसको एक फॉर्मूला बना करके दिया रहता है कि अगर 2 वर्ष के लिए ऐसा हो तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा। कई जगह आप ये फॉर्मूला देख रहे होंगे कि भाई शॉर्ट ट्रिक है। जनरली कोई भी कंपटीशन एग्जाम बहुत ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज और ये सब का नहीं देता है, 2 साल 3 साल ऐसा ही देता है, समझे। तो अगर आपको ऐसा दे रहा है तो 2 साल के लिए आपको सीधे चक्रवृद्धि ब्याज और इसका रेशियो पूछेगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा। अब यही चीज यहां पूछ देगा कि यहां पर आपने निकाल लिया, अब आपको यहां पर सब पता है, करना क्या है, आपने फॉर्मूला निकाल लिया, अब आपको पता है क्या करना है। CI और SI का अनुपात पूछ रहा है तो ये हो गया 200 प्लस R बटे 200। सिंपल हो गया, 200 प्लस 10 प्लस 200, तो ये कितना है 210 बटे 20, 221 रेशियो 21 अनुपात 20 का अनुपात आ जाएगा। ये आपको यहां पर फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, अगर आप फॉर्मूला रटने में बिलीव करते हैं, और होना भी चाहिए जहां पर अगर ऐसा लग रहा है क्या कि आपका शॉर्ट ट्रिक आपको टाइम बचा सकता है। लेकिन मैं हमेशा जो बोलता हूं, पहले प्रोसेस, आपका मैथ्स जितने भी SSC वाले भी हैं या फिर जो जिनका भी मैथ्स वीक है, जिन्होंने अब तैयारी स्टार्ट की, मैं हमेशा देखता हूं उनके पीछे एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो सीधे शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। उनको सीधा सीधी हर सवाल का शॉर्टकट चाहिए और यही उनके फेल करने का सबसे बड़ा रीजन है। क्यों? उनको पूरा मेथड आता नहीं है, सीधे शॉर्टकट किसी भी मतलब टीचर का देख लिए, टीचर्स भी अपना नंबर बनाने के चक्कर में आपको बोलते हैं शॉर्टकट। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज आता है और आप बोल्ड हो जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या होता है। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पहले शॉर्टकट आप जरूर सीखें, बट उससे पहले आपको मेथड पूरे से आना चाहिए। अगर आपको मेथड बहुत अच्छे से आ रहा है तभी शॉर्टकट अप्लाई करें। ये नहीं कि टीचर ने मेथड बता दिया है तो इसका मतलब आपको आ गया, नहीं आया। मैंने मेथड बता दिया तो इसका मतलब आपको नहीं आया। आपको पहले इसी मेथड से 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपके दिमाग में अपने आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके अपने आप फिट हो जाएगा, तो ये शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट होता क्या है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को, शॉर्टकट बेसिकली क्या होता है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को जब कई बार सॉल्व किया जा रहा होता है तो एक सेट ऑफ पैटर्न बन जाता है कि इस पर्टिकुलर डेटा आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो यही फॉलो करेगा, बस वही शॉर्टकट है। इसीलिए शॉर्टकट फॉलो करने से पहले आपको फुल मेथड जरूर आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं एक लाइन और आप लोगों को बताऊंगा। कल एक लड़के ने फोन किया, मुझे कह रहा था, वो बहुत परेशान था, मुझे कह रहा था सर मुझे मोटिवेशन नहीं हो रहा, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, ये सब नहीं। तो भाई मैं बार बार आप लोगों को यही बोलता हूं क्या कि अगर बिल्कुल तैयारी के शुरुआत में आपका ये हाल है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, जीवन में कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो ये सोचिएगा क्या कि या तो आप थक चुके हैं, बहुत जल्दी थक चुके हैं, या वो आपकी मंजिल नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके मंजिल और आपके पैशन में पहुंचने के बीच में बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है और मोटिवेशन आ रहा है, तो या तो कभी आपकी मंजिल थी ही नहीं, क्योंकि मजबूरी में बनाई गई मंजिल आपको सिर्फ और सिर्फ मजबूर बना करके छोड़ देती है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूंगा कि अगर यूपीएससी और आईएएस का सपना आपको सोने नहीं देता है तब तो वो आपकी मंजिल है, लेकिन अगर उस सपने को पाने के लिए बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो वक्त आ गया है कि आप अपनी मंजिल बदल लें, वरना ये मंजिल तो मिलेगी नहीं लेकिन मजबूर जरूर बन जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये रेशियो पूछा और आपको बोल दे कि इस दोनों का डिफरेंस क्या है, बहुत बार ये पूछ देता है कि सीआई और आपको पीआई सॉरी एसआई का डिफरेंस क्या है। सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है?
राइट। तो आपने भी क्या निकाला, आपने अभी जो निकाला, क्या निकाला? देखिए आपने ये CI निकाला और SI निकाला, निकाला, ये आपका CI था, ये आपका SI, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, राइट। ये X R 200 प्लस दिस वन, और ये आपको 200XR, यानी अगर इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो 200XR प्लस XR स्क्वायर माइनस 200XR अपॉन X का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी कि ये कैंसिल हो गया, XR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। X को जनरली आप लोग क्या लिखते हैं? P से, मूलधन को जनरली हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, प्रिंसिपल। तो इसको आप XR बटे 100 का स्क्वायर लिखिए, बेटर है शॉर्टकट के लिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे, PR बटे 100 का स्क्वायर, समझे? यहां पर इसको, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। फॉर्मूला में आपको जनरली यहां पर मैंने X लिख दिया है, P में ही रहता है, तो PR अपॉन 100 का स्क्वायर, ये आपको क्या है? ये आपको जब दोनों का के बीच का अंतर क्या होगा, जैसे आपको कई बार दिया हुआ रहेगा कि अभी तो रेशियो दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि डिफरेंस क्या होगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, समझे? जब आपको ब्याज दर 2 साल के लिए दी हुई हो, तो जिस तरह आपने अनुपात निकाला था उसी तरह ये अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, है ना। ये चक्रवृद्धि और ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर है, आपको सीधे फॉर्मूला पे पुट कर देना है। यहां आपको नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहां मूलधन आपको देना पड़ेगा, बिना मूलधन के आप अंतर कैसे बताएंगे? वहां तो वहां अनुपात था तो मूलधन मूलधन आपस में कट भी गया, लेकिन यहां तो अंतर पूछ रहा है ना, अंतर के लिए मूलधन, तो यहां पर आपको मूलधन का मान दिया हुआ रहेगा, तो मूलधन गुने ब्याज दर अपॉन 100 का स्क्वायर, समझे? तो ये आपको आ जाएगा। देखिए अगर यही अंतर समय आपको 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष दे दिया जाए, समय आपको 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष दे दिया जाए, यहां पर 2 वर्ष था और यहां पर समय आपको अगर 3 वर्ष दे दिया जाए, तब अंतर क्या होगा? तो अंतर इसकी जगह ये हो जाएगा, मतलब समझिए एक तरीके से PR बटे 100 का स्क्वायर, इसमें आपको 300 R बटे 100 से गुना करना पड़ेगा, समझे? तब जाकर के आपको 3 वर्ष का अंतर आ जाएगा। आप उसमें देखिए कुछ बड़ी चीज है नहीं, आप निकालेंगे, बेसिकली अंतर क्या है? अंतर इतना ही है, जो आप ये निकाल रहे हैं 1 प्लस R बटे 100 का क्यूब माइनस 1, ये CI हो गया, यही CI है। अब इसी में आप PI कर रहे हैं तो यहां पर P इंटू R इंटू T, यहां पर 3 वर्ष हो जाएगा बटे 100। असल अंतर क्या है? 3 वर्ष वाला ये है ना, असल अंतर यही है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा। तो अब 2-3 वर्ष से ज्यादा का अंतर पूछता है नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन है ना, आप कितना कैलकुलेशन में जाएंगे, दर जनरली परसेंटेज में दी हुई रहती है, तो क्यू इसलिए दिया जाता है, ठीक है, कि भाई अगर आपको क्यू में भी पूछ रहा है तो अगर 9% हो, 8% हो, 7% हो, तो क्यू तक का इन लोगों को याद रहता है। तो ऐसा दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो तो आपको निकल जाए। अब इसको 10 दे देगा तो 9 की पावर 10 आपको निकालने में तो हालत खराब हो जाएगी, समझे? लेकिन कल लास्ट क्लास में मैंने आप लोग एक बात बताई थी, A3 अपॉन A4 अपॉन A3 इक्वल टू A3 अपॉन A2 इक्वल टू A2, मतलब कितना भी हो
दो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो तो उसके ब्याज का अंतर हमेशा क्या होगा, 1 प्लस आर अपॉन 100। समझे? चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी जो बताया क्या पूछ रहा है, सी आई माइनस एस आई का अंतर कितना है, टाइम दिया हुआ है ना। तो मैंने क्या बताया, पी आर बटे इसका स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। ठीक है, मैंने इसको जान के अलग कर दिया है ताकि आप लोग को इजीली याद रहे। समझे? इसको इजीली याद रहे, 2 वर्ष तक का तो है ही, तीसरे वर्ष में ये रहे, और नहीं तो आप इसको ऐसे याद नहीं रखिएगा, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, जैसे आपको सहूलियत हो याद कर लीजिए। लेकिन मेथड से 1-2 बार अपने से करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो P यहां पर क्या है 8000, R क्या है 2.5%, इसका स्क्वायर 300 प्लस 2.5 बटे 100 गुने 100 गुने 100। सिंपल। एक तो ये आपको हो गया 6.25 302.5 100 गुने 100 गुने 100। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 15.125, करके देख लीजिएगा। इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.125। ठीक है, तो बस फॉर्मूला था, पता था तो पुट किया, निकाल लिया। समझे? लेंदी प्रोसेस में वही आप इसका 800 इंटू 1 प्लस 2.5 बटे 100 का क्यूब करेंगे, -1 करेंगे, वहां से जो आएगा और जो ऐसा ही आएगा 8000 गुने 3 इंटू 2.5 अपॉन 100, है ना। फिर इस दोनों का माइनस कर देंगे। लॉन्ग प्रोसेस आपके पास ऑलवेज अवेलेबल है। समझे? और मैं चाहूंगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इस ढंग से, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया है इसलिए मैंने बोल दिया ऐसे करने को, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा आप पहले इसको अपना लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है उसको पहले एक लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें, उसके बाद आप उसको हर बार पहले लॉन्ग से करें तब इसका ट्रिक यूज करें, डायरेक्टली मत ट्रिक यूज करें। समझ रहे हैं? देखिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही एक चीज होता है, जनसंख्या जो बढ़ती घटती है उसके बारे में। जनसंख्या जो बढ़ती घटती है वो भी एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का ही कॉन्सेप्ट है। क्यों? नॉर्मल सोचिए, मान लीजिए एक दिल्ली जगह है, दिल्ली में आप रह रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में आप रह रहे हैं, यहां पर पहले 100 आदमी आके रहा, 100 आदमी रहा जिसमें 50 महिलाएं थी और 50 पुरुष थे। ठीक है, ये मेल हो गया, फीमेल वुमन। ठीक है, 50 महिलाएं और 50 पुरुष। ठीक है, अब ये लोग मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक साल में बहुत लोग इंटीमेट हुए होंगे आपस में। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन आपको बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब मान लीजिए उसी समय बहुत सारे लोग और भी कुछ लोग आकर के बढ़ गए। अब मैंने कहा कि वो 10% से पॉपुलेशन बढ़ी, 100 प्लस 10% यानी 110, ये नई पॉपुलेशन एक साल के बाद। अब जरूरी नहीं है कि ये 10 पॉपुलेशन जो बढ़ी है, ये 10 जो लोग बढ़े हैं वो पैदा हुए वाले बच्चे भी होंगे। हो सकता है कि उसमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष मेल और फीमेल जो है बाहर से आकर के मिले बने होंगे, तो ये भी तो कंट्रीब्यूशन करेंगे, ये भी तो इसीलिए क्या होता है, क्या कि जो पॉपुलेशन होता है, क्योंकि वो पॉपुलेशन चीज ही ऐसी है। अब लोग बहुत सारे जवान लोग भी आके रह रहे हैं, शादीशुदा जोड़े हैं, तो बच्चे पैदा होंगे ही होंगे। अब शादीशुदा जोड़े हैं तो अब एक साल में ठंड है ऐसे तो निकल नहीं जाएगी, और ठंड निकलेगी तो बच्चे तो पैदा होंगे ही। ठीक है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो पॉपुलेशन हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ता और घटता है।
ठीक है, इसलिए जब भी आपसे जनसंख्या वाला क्वेश्चन आए और परसेंटेज दिया रहे तो कभी सिंपल क्या नाम है, आप साधारण ब्याज की तरह से उसको यूज नहीं करेंगे, आप चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपको दे रखा है कि आपको 10,000 लोग थे दिल्ली में, फर्स्ट डे जो है 10,000 लोग थे पहले साल, मैंने 100 बताया, इसमें 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 10,000 लोग थे। तो पहले साल में फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 लोग थे, तो क्या हुआ, अब आपको 10% लोग बढ़ गए, तो 10% लोग किस पे बढ़े, इस पे बढ़े। अब इस पे बढ़े तो 10% कितना हो गया, प्लस 11,000 हो गए। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हमेशा नई वाले जनसंख्या मतलब उस पे बनता है हर साल। जैसे अगर ये 100 माना था, ये 100 बढ़कर 110 हुआ, तो अब जनसंख्या में जो वृद्धि हुई होगी वो इस पे हुई होगी ना। अगर 5 लोग बाहर से आकर के बसे, 5-5 लोग, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया, तो उनका कंट्रीब्यूशन तो अगर आप साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उनका तो कंट्रीब्यूशन कहीं काउंट नहीं होगा ना। अब उनकी वजह से ही बच्चा पैदा हो रहा है तो उनको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं। जो 10 लोग बाहर से आए, 10% ये इंक्रीज हुआ, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना। अब जो 20% पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसमें इनकी भी तो भागीदारी होगी 10% की, इसीलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज चलाते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हर बार जो 1 साल के बाद मूलधन नया आता है उस पर लगाते हैं। तो अब आपका 1 साल के बाद पॉपुलेशन ये बन गया, आपका 1 साल के बाद जनसंख्या क्या हो गई, अब आपका 1 साल के बाद जो जनसंख्या है बाद की जो जनसंख्या है वो क्या हो गई, 11,000 थी, प्लस 11,000 पे कितना, 20%, ये हो गई, है ना। यानी आपको देख रहे हैं 2200 लोग और आके रहे, 2200 लोग वो आके रहे। अब वो 2200 लोग भी तो कंट्रीब्यूशन करेंगे ना, ये भी तो बच्चा पैदा करेंगे, ये भी तो बढ़ाएंगे पॉपुलेशन, जनसंख्या ये भी तो बढ़ाएंगे। तो तीसरे वर्ष जनसंख्या क्या हो जाएगी, $13,200 प्लस 13,860। देख रहे हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो भी नए लोग हैं वो भी तो नया पॉपुलेशन को में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसी ढंग से चक्रवृद्धि ब्याज इस ढंग से बढ़ते चला जाता है, समझे। उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए जब भी आपको जनसंख्या पे क्वेश्चन आए हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और यहां पर थर्ड ईयर में आपको जो है, सॉरी यहां मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, 5% लोग चले गए हैं, ये है क्वेश्चन, 5% लोग चले गए हैं ना, 5% लोग चले गए हैं आपको, तो 0 4 12,540, 5% लोग चले गए। अब क्या हो रहा है, चले गए तो जो पॉपुलेशन था उसमें से गए। अब अगर 5% लोग गए हैं तो ये जो जनसंख्या है उसमें से 5% लोग गए हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि 10,000 था उसमें से 500 चले गए, टोटल इसमें से गए हैं ना। आज अगर दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है और इसमें से 5% लोग चले गए तो कभी 1 करोड़ रही होगी तो उसके रिस्पेक्ट में नहीं काउंट करेंगे ना, आज के रिस्पेक्ट में काउंट करेंगे ना, कि 2 करोड़ में 5% लोग चले गए, ठीक है भैया, 10 लाख लोग चले गए, तो दिल्ली की जनसंख्या घट के 1,90,000 हो गई, 1 करोड़ 90 लाख हो गई। अब ऐसा तो नहीं काउंट करेंगे ना कि अच्छा 1 करोड़ थी शुरू में
आज से 10 साल पहले तो 1 करोड़ में 5% यानी 5 लाख लोग चले गए, यानी तो फिर तो गड़बड़ हो गया। आज के हिसाब से देखा जाएगा ना, और जितने नए लोग दिल्ली में आते गए पॉपुलेशन बढ़ते गई, बाहर से आए बच्चे पैदा होते गए पॉपुलेशन बढ़ते गई। तो आप 5% लोग को हटाइएगा तो जो अभी वाली पॉपुलेशन है उसमें से हटाएंगे ना, समझ रहे हैं। इसीलिए जब भी आपके पास जनसंख्या का क्वेश्चन रहे आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाले तरीके से सॉल्व करना है, याद रखिएगा। वैसे तो यूपीएससी इस पे कभी क्वेश्चन पूछी नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को पढ़ा दे रहा हूं। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? आजकल हम लोग सब इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। बहुत सारे आप देख रहे हैं कि आपको जो क्रेडिट कार्ड होते हैं इन सब में आता है 6 मंथ इंस्टॉलमेंट, 3 मंथ्स इंस्टॉलमेंट, 1 ईयर इंस्टॉलमेंट। नई गाड़ी लेने जाइएगा तो बैंक वाले 10 ईयर्स इंस्टॉलमेंट लगाते हैं। स्टूडेंट लोन लेने जा रहे हैं तो इतना ईयर इंस्टॉलमेंट लगाते हैं ना। तो इंस्टॉलमेंट में होता क्या है? इंस्टॉलमेंट में एक्चुअली होता क्या है? करते बस वो उतना ही काम है, समझे, कि अगर होम लोन में ये कहा जा रहा है कि 100 रुपया जो आपका मूलधन है, 100 रुपया जो मूलधन है, ब्याज दर आपका 10% है, ठीक है, और 10 वर्ष तक आपको समय जो है वो अगर आपको 10 वर्ष है तो आप कितना रुपया उसको रिटर्न कीजिएगा? आप उसको दे राशि क्या होगी इसमें लास्ट में 100 प्लस 100 इंटू 10/100, ठीक है। मैं इसको 9 वर्ष मान लेता हूं, आपको आसान हो जाएगा। यानी 190 रुपया दिया आपने, 190 रुपया दिया, ठीक है। यानी आपने 10 साल के लिए कार्ड लिए, 100 रुपया लिया और 10% ब्याज है 9 वर्ष के लिए, और लिखा हुआ है कि 10% साधारण ब्याज की दर से दे रहे हैं। मैं यहां क्या बोल रहा हूं आपको? 10% साधारण ब्याज की दर है, ये साधारण ब्याज दर है, समझे। तो आपका कुल राशि आपको 190 रुपया देना होगा, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा है मैं दूं कैसे। तो इस आदमी ने क्या किया कि भैया तुमको आसान कर देते हैं, तुम हमको हर साल जो है एक खास अमाउंट देते चले जाओगे, समझे। एक तय राशि जो है तुम हमको हर साल देते चले जाओगे, समझे। उसी को इंस्टॉलमेंट कहते हैं। देंगे आपको इतना ही है टोटल, ताकि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। एक तय राशि आपको देना है, वो मैं आपका फिक्स कर देता हूं, यही आपको देना होगा। अब इसमें थोड़ा लोचा क्या है कि आपको कई बार निकालने में, देने को तो सीधा बोला जा सकता था कि ठीक है 190 रुपया हो गया, 10 साल का काट करके अपॉन 10 इतना रुपया तुम पर मंथ दोगे, लेकिन नहीं, ये ऐसे नहीं करते हैं। यहां इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं? आपकी राशि तय की, ठीक है, आपकी राशि तय की गई, जैसे इसको मैं मान लेता हूं 5 वर्ष, ₹150 आपकी राशि तय की गई कि आप प्रथम वर्ष में जो है सिर्फ X रुपया देंगे, प्रथम वर्ष में सिर्फ X रुपया देंगे। द्वितीय वर्ष में क्या देंगे आप? प्रथम वर्ष में इतना दे दिए, द्वितीय वर्ष में ये 5 इंस्टॉलमेंट में देना है आपको, 5 साल है तो 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे। X प्लस X पे जो आपका ब्याज है 1 वर्ष का। प्रथम इंस्टॉलमेंट 1 साल हो रहा है, 1 वर्ष का ब्याज। प्रथम इंस्टॉलमेंट के बाद द्वितीय है, 1 साल हो रहा है, 1 साल के बाद दे रहे हैं, तो इस इंस्टॉलमेंट पे आपको 1 साल का ब्याज देना होगा, समझे। जो इंस्टॉलमेंट आपका फिक्स किया गया है कि आपको इतना रुपया देना है, इसके ऊपर आपको 1 साल का ब्याज उसी दर से देना है, तो दर आपको फिक्स किया गया है, समझे।
एक तरीके से क्या हो गया, ये हो गया 1.1x। फिर आपको अगर तृतीय वर्ष का ब्याज कहा जाए तो अब 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया ना, तो आपको अब 2 वर्ष का उसी राशि पर ब्याज देना है, समझे। 1.2x ब्याज देखिए कितना हो रहा है, चतुर्थ वर्ष में उसी राशि पर आपको अब 3 वर्ष का चौथा इंस्टॉलमेंट जो है, ये द्वितीय वर्ष का ये क्या इंस्टॉलमेंट है, ये तीसरे वर्ष का, ये चतुर्वर्ष का है। तो अब चतुर्वर्ष है तो 1 साल का, 3 वर्ष का देना है। चौथा इंस्टॉलमेंट में आपको 3 वर्ष का ब्याज देना है। अब लास्ट जो 5वां इंस्टॉलमेंट है, जो 5वां इंस्टॉलमेंट है, इसमें आपको अब 4 वर्ष का देना है। तो एक तरीके से देख रहे हैं आप, जो राशि आपने फिक्स की है, समझे, जो राशि आपने फिक्स की है उसके ऊपर ये ब्याज आपको देते चले जाना, और फिर जो आपका ये टोटल होगा, जो आपका ये टोटल होगा, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 1.1x प्लस 1.2x प्लस 1.3x प्लस 1.4x। तो x कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 के अलावा 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4 3 7, 3 10, हासिल 1 6, 6x। ये जो 6x है वो इसके बराबर है, जो आपको दे राशि है। ये जो 6x है वो आपको इसके बराबर है, यानी कि आपको x कितना हो गया, 150/6, 25 रुपया का इंस्टॉलमेंट आपका फिक्स हुआ है। समझ रहे हैं, आपका 25 रुपया का इंस्टॉलमेंट फिक्स हुआ है। पहला इंस्टॉलमेंट 25 प्लस 25 पे 25 रुपया देना है, दूसरा 25 ही रहेगा, लेकिन 25 के साथ साथ आपको इस पर जो है 1 वर्ष का ब्याज चलेगा। अब 25 पे ऊपर आपको 2 वर्ष का ब्याज चलेगा, अब 25 के ऊपर 3 वर्ष का ब्याज, अब 25 के ऊपर 4 वर्ष का ब्याज। टोटल जोड़ करके आपको राशि उतनी ही देनी होती है, लेकिन इसको इंस्टॉलमेंट कहा जाता है कि 5 वर्ष में आपको किस इंस्टॉलमेंट पे देना है, तो आपको इतने इंस्टॉलमेंट, इसमें आपको जो इंस्टॉलमेंट की राशि होती है उस पर ब्याज हर साल देना होता है। समझ रहे हैं, ब्याज जो चलता है वो इंस्टॉलमेंट की राशि पर चलता है। कैसे, देखिए, आप तो बोलेंगे एक ही इंस्टॉलमेंट है उसी का, लेकिन देखा जाए तो ये क्या है, इंस्टॉलमेंट, इस पर पहला वर्ष का ब्याज। अगर इसको देखा जाए तो 2 अगर हटा दीजिए तो इसके ऊपर एक और आपने ब्याज चला दिया, वही है। समझे, तो सीधा सीधी याद रखिए, पहला इंस्टॉलमेंट तो अगर 1 महीना है तो एक बार पहला इंस्टॉलमेंट तो इंटू 1, सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो इंटू 2, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आप चौथा दे रहे हैं तो इंटू 3, 5वां दे रहे हैं तो इंटू 4। समझे, जितना भी आपको 1 वर्ष का रेट तो उसी हिसाब से चलता है ना। समझे, इसे क्वेश्चन देखते हैं तब क्लियर होगा और अच्छे से क्या हो रहा। हाँ, इसमें आपको ये जैसे वर्ष दिया हुआ है, अगर वर्ष में ब्याज दर ये वाला है, अगर 6 मंथ का हो इंस्टॉलमेंट, आपको 6 महीने में पूरा करना है, ठीक है, तो ये फिर अपॉन इंटू वर्ष में चेंज कीजिएगा ना, 1/12, 2/12, ये जो आपको, हाँ, ये फर्स्ट वाला हो गया 1 महीने का, ये 2 महीने का, तो 2/12, ये 3 महीने, 3/4, 3/12, 4 है तो 4/12। अभी करवाता हूं क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको वर्ष का बताया, 5 इंस्टॉलमेंट 5 वर्ष का है तो आपको ऐसे देना है। समझे, समय आपको उसमें ही निकालना होगा। देखिए, आप एक स्कूटी खरीदने गए, ठीक है, स्कूटी का दाम कितना है, स्कूटी का दाम जो है वो आपको 19,200 रुपया है।
जैसे हमेशा कार लेने जाइएगा तो बोलेगा कुछ डाउन पेमेंट कीजिए, उसके बाद इंस्टॉलमेंट कर देंगे। कुछ भी लेने जाइएगा तो बोलेगा कुछ डाउन पेमेंट कीजिए, ठीक है, यही बोला गया। तो बोला कि भाई आप कुछ रुपया दीजिए, जमा कीजिए, उसके बाद जो है हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट में बंद कर देंगे। तो जमा राशि जो उसी समय भुगतान की गई, भुगतान की राशि 4800 रुपया थी, ठीक है। तो बची हुई राशि कितनी थी? जो राशि बच गई वो कितनी थी? 19,200 माइनस 48, 14,400 रुपया पे अब बोला इस पर मैं इंस्टॉलमेंट चला दूंगा, ठीक है, बोला इस पर मैं इंस्टॉलमेंट चला दूंगा, लेकिन 5 मंथली इंस्टॉलमेंट चलाऊंगा, 5 मंथली इंस्टॉलमेंट सिर्फ, ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो है उसको, जो पहला इंस्टॉलमेंट था उसका, वो उसने फिक्स कर दिया कि ये X रुपया है, समझे। तो दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा उसका? मैंने जैसा बताया X प्लस X इंटू कितना है, पहला चल रहा है, दूसरा 1 महीने का है, ठीक है। दर क्या है? दर आपको जो है 12% पर एनम है, ठीक है, दर आपको 12% पर एनम है, उसमें ही चल रहा है, ठीक है। और पहला दिस वन, समझे। आपको ये लगेगा क्या कि ये आपको दर जो है, मैंने क्या बताया, 1 महीने का इंस्टॉलमेंट है, तो 1 महीने के लिए अगर 12% पर एनम है, 1 साल में 12 रुपया भुगतान कर रहे हैं, तो 1 महीने में 1 रुपया कीजिएगा तो 12/12 हो गया, है ना। तो ये जो 1 महीने दूसरा इंस्टॉलमेंट, दूसरे महीने में जब आप पहले महीने का इंस्टॉलमेंट दे दिए तो दूसरे महीने के, तो पहले मंथ का भी उसने उसमें ब्याज जोड़ दिया, ठीक है, इसमें पहले मंथ का भी उसने ब्याज जोड़ दिया, समझे। तो ये क्या हो गया आपको, x प्लस 12x बटे ये दिस वन, ये कैंसिल हो गया, समझे। तो इसको x ही रहने दीजिए, x प्लस x बटे 100, आगे क्लियर हो जाएगा क्यों। थर्ड इंस्टॉलमेंट आप देने गए तो इसी के ऊपर 12 गुने दूसरा, अब रेट 2 महीने का ले रहा है ना, तो ब्याज दर भी दूसरी हो गई, तो ब्याज दर क्या हो गया आपको 12 बटे, मंथली चल रहा है, 1 मंथ का 1 रुपया, तो 2 मंथ का 2 रुपया, समझे। दिस वन x प्लस 2x अपॉन 100, समझे। इसी तरह फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा आपको, यहां पर 3 आ जाएगा, और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट इसको यहां पर x लिख लीजिए, x इंटू, अब 5 महीने का तो नहीं है ना, जब पे कर रहे हैं तो प्रीवियस 4 का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे रहे हैं ना, 1 मंथ का जो ब्याज चला, हर बार पहले 1 मंथ का ब्याज चला इसके ऊपर, अब 2 मंथ का ब्याज चला इसी इंस्टॉलमेंट पे, तीसरे इंस्टॉलमेंट पर तीसरे मंथ का 3 मंथ का ब्याज चला, और फाइनल जो 5वां इंस्टॉलमेंट है चौथा पे 3 मंथ का चला, और 5वां जब दिए तो आपको 5 मंथ का, 4 मंथ का चला, समझे। अभी तो आपने डाउन पेमेंट कर दिया, अभी आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो पहला मंथ जैसे आया, अभी आपने दिया तो पहला मंथ जैसे आया, तो आज ये पहला मंथ आ गया, 1 महीना खत्म हो गया, आज आपने इंस्टॉलमेंट दे दिया, आज आपने उसको दे दिया, कितना दिया x रुपया। फिर अगला मंथ जब आएगा तो x प्लस x पर इस जैसे जनवरी में आपने 1 जनवरी को स्कूटी ली, ठीक है, और 1 फरवरी को आपने इंस्टॉलमेंट की पहली राशि दे दी, 1 फरवरी को x रुपया दे दिया। अब जब 28 फरवरी या 29 फरवरी आएगी तो आपको उस 1 महीने का x के ऊपर 1 महीने का ब्याज देना होगा, 1 मंथ दूसरे इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। अब आप उसको
फरवरी फरवरी का समझिए, समझे। अब जब 1 मार्च आएगा तो आपने दे दिया, 1 फरवरी को दिया था, 1 मार्च को दे दिया। अब जब 1 अप्रैल आएगी, जब आपको तीसरा इंस्टॉलमेंट देना होगा, तो इंस्टॉलमेंट की राशि प्लस उसके बाद के 2 मंथ का ब्याज। अब आप सोचेंगे यार 1 महीना पहले से मुझे फरवरी का ब्याज लिया था, अब मुझे 2 मंथ का क्यों जोड़ रहा है? लेकिन ओवरऑल आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहा ना, ओवरऑल कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहा। ओवरऑल आपसे वो कितना लेगा? दिस वन अमाउंट जो आपने निकाला, इसके ऊपर 12% पर एनम से आपका कितना, 5 मंथ का है तो 5 मंथ का ब्याज, ये जो आएगा बस इतना ही लेगा आपसे, वो लेगा उतना ही, समझे। ये आपको आ जा रहा है ये जब आप कीजिएगा सॉल्व करके तो आपको 15,120 रुपए आएगा, लेगा इतना ही आपसे, लेकिन इसने एक तरीका बना दिया है। तो ये हो जाएगा आपको अब x प्लस 4x अपॉन 100, तो ये टोटल हो गया 5x प्लस x बाई 10। काउंट कीजिएगा तब ये सबको जोड़िए, इन सबको, तो सारा x मिलकर के 5x और ये x बाई 10, और ये क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? ये 5x बाई 10 जो है आपको, वो आपको इसके बराबर होगा। यही है ना एक्चुअली में जो आप दे रहे हैं, ये इंस्टॉलमेंट के थ्रू राशि और ये टोटल है। यहां चूंकि लिखा हुआ है कि आप अभी सिंपल इस पर दे रहे हैं, समझे। अब अगर उस पर वो बोल देता कि नहीं आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाले पर देना है, तो यहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की राशि निकालनी होती 5 महीने में, समझे। ये राशि चक्रवृद्धि ब्याज की राशि होती है। इंस्टॉलमेंट ऐसे ही चलता जैसे इंस्टॉलमेंट आप निकाल लें, लेकिन ये राशि आपका चक्रवृद्धि ब्याज की राशि होती। हर महीना क्या चल रहा है आपको, ये जो निकाल रहे हैं ऐसे, अभी सिंपल वाला निकाल रहे हैं ना, अब उसके बाद आपको इस पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि निकालनी पड़ती जैसे निकाला जाता है, समझे। तो ये वाली राशि हो गई। तो आपने इंस्टॉलमेंट निकाल दिया, 5x प्लस x बाई 10 15,120 हो गया। यहां से x निकालिएगा तो आपको x की वैल्यू आ जाती है 29, यहां से x 2964.7। अब आप इस पर वैसे ही निकाल के देख लीजिए हर मंथ का, जैसे मैंने बताया जोड़ करके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया, ये आपको हर मंथ का इंस्टॉलमेंट हो गया। अब क्या देखिए, इंस्टॉलमेंट यही रह रहा है, कभी ना आप इंस्टॉलमेंट की सीट पढ़िएगा, इंस्टॉलमेंट की कभी सीट पढ़िएगा, आपको दिखाई देगा कि पहले मंथ में तो इतना दिया, अगले मंथ में थोड़ा ज्यादा क्यों दे रहा हूं, समझे। और अगर आप ज्यादा पे कर दीजिएगा तो ये राशि कम हो जाएगी। आपको दिखेगा पिछले मंथ तो मैंने इतना ही पे किया था, लेकिन इससे ज्यादा हल्का, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट चला ना। अब इसका भी ब्याज आप पे कर रहे हैं, अब पे आप इतना ही कर रहे हैं, आप इस पर सारा निकाल करके देख लीजिए, पे आप उतना ही कर रहे हैं। इसीलिए जो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, कई बार ऐसे दिया हुआ रहता है, x प्लस x इंटू r इंटू टी अपॉन 100 इंटू 12। जब मंथली निकालना हो 1 मंथ का, तो यहां पर 1 दिया हुआ रहेगा, फिर ये x हो गया, फिर x प्लस x इंटू r इंटू 2/100 इंटू 12, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये इंस्टॉलमेंट निकालने का रहेगा, और ये टोटल आपको ये राशि होगी। तो ये क्या होता है,
ये आपको इंस्टॉलमेंट पे ब्याज चलता है, जो इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है उसके ऊपर हर मंथ ब्याज चलता है। पहले इंस्टॉलमेंट में 1 मंथ का ब्याज, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 2 मंथ का ब्याज, तीसरे में 3 का, समझे? मैं सॉरी, पहले में तो आप नॉर्मल देते हैं ये वाला, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 1 मंथ का ब्याज, उस इंस्टॉलमेंट पे ब्याज, थर्ड मंथ में उस इंस्टॉलमेंट पर 2 मंथ का ब्याज, ठीक है? तो ये इंस्टॉलमेंट की कहानी होती है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी ब्याज चलता है, ओवरऑल आप उतना ही पे कर रहे हैं। इससे आपको सहूलियत यही होती है कि आपको हर मंथ कितना रुपया देना है ये आपको पता चल जाता है कि इतना इतना रुपया आपको देना है, कहानी खत्म। अब ये डायरेक्ट इसको 5 से क्यों नहीं डिवाइड करते, कई बार दिमाग में आ रहा होगा। तो इससे थोड़ा आपको सहूलियत देने के लिए किया जाता है, बाकी इंस्टॉलमेंट ऐसे ही चलता है, ठीक है? चलिए देखते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला इंस्टॉलमेंट करवा दूं, समझे? मैंने आपको क्या बोला ये याद रखिएगा कि x पहला x प्लस x इंटू आर इंटू 1 अपॉन आप जो ये 100 कर रहे थे इंटू 12, आपको हर जगह ऐसे दिया हुआ रहेगा फॉर्मूला में, जो है सिर्फ यही नहीं होता है, समझे? और बाद में गुना कर दिए, वो इसलिए क्योंकि आपको मंथली पे करना है। मंथली पे करना है तो जो आपका रेट है एक मंथ में, अगर आप सिर्फ 1 मंथ का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो 12% पे तो सिर्फ 1 ही रुपया पे कीजिएगा ना। अगर 12 रुपया 100 में 100 रुपया लिए हैं और 12% चल रहा है सालाना, तो 1 मंथ में 1 ही रुपया दीजिएगा ना। फिर 1 साल में आपने 12 रुपया दिया तो 1 मंथ में 1 रुपया। अगर सिर्फ 1 महीने का ब्याज बोल दिया गया, 1 महीने का, 1 महीने में आपने 1 रुपया दिया यानी 1%। अगर 2 महीने का बोल दिया गया तो आपने 2 रुपया दिया यानी 2%। इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है? और मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि 1 महीने का दिया गया है, 1 महीने का है, ठीक है? तो 12 अपॉन 12 गुना 1 महीना, राइट? 12 गुने अपॉन 12 गुना 2 महीना, 2 महीने का आपने दिया है रेट, समझे? तो R इंटू टी अपॉन 12 करके यही आता है, समझे? लेकिन इसी चीज में अगर इंटरेस्ट आपको सालाना बोल दिया गया हो कि 1 साल का इंटरेस्ट ये है, तो फिर आपको ये 12 से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको 5 इक्वल सालाना इंटरेस्ट देना है तो आपको 12 से भाग नहीं देना है। हर जगह सीधे सीधे लिख देता है फॉर्मूला, हर जगह सीधा सीधी फॉर्मूला लिख देता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का सीधा सीधी फॉर्मूला क्या लिख देता है आपको मैं दिखाता हूं। देखिए इंटरेस्ट का हर जगह आपको सीधा सीधी ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये फॉर्मूला तभी तक सही है जब तक आपको मंथली इंटरेस्ट देने कहा जा रहा है। जब आपको सिर्फ मंथली इंटरेस्ट मंथली इंस्टॉलमेंट देने कहा जा रहा है, सुनिए ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको तभी तक सही है जब ये फॉर्मूला जो है आपका, वो आपको तभी तक सही है जब तक आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देने कहा जा रहा है। लेकिन जैसे आपको एनुअल इंटरेस्ट देने कहा जाएगा तो ये फॉर्मूला नहीं हो पाएगा। क्यों? वहां पर फिर ये चीजें नहीं आएंगी, ये एनुअल इंटरेस्ट में नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई? 12 से क्यों भाग दूं मैं? फिर मंथली में रेट को 12 से भागा देना पड़ता है, तब पता चलेगा कि 1 मंथ का रेट क्या होगा, 2 मंथ का रेट क्या होगा, 3 मंथ का ब्याज दर क्या होगा, 4 मंथ का ब्याज दर क्या होगा। लेकिन जब एनुअल रहे तब आपको एनुअल में x फिर ये फिर 2 वाला ये 12 नहीं आएगा और ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है? इसी तरह अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में दे रहा है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। आपको पहला इंस्टॉलमेंट ये हो गया, दूसरा इंस्टॉलमेंट ये होगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट आपको जो इसके ऊपर दिया जा रहा है वो ये होगा, समझे? ये होगा, ये पहला इंस्टॉलमेंट, ये 1 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर आप इस तीनों को ऐड करेंगे और तब जो आएगा वो होल अमाउंट जो आपका होगा उसके ऊपर का चक्रवृद्धि ब्याज होगा।
जैसे मैंने यहां पर क्या लिया है कि आप जो है एक अमाउंट खरीद ले रहे हैं 5% सालाना पे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर दे रहे हैं। ठीक है, अमाउंट क्या है, सॉरी 8,000 रुपए का अमाउंट है, एक 8,000 रुपए का अमाउंट है। क्या अमाउंट है, आपको 8,000 रुपए का है अमाउंट। ठीक है, अगर आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 8,000 रुपए का, कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 8,000 एक सालाना 5/100 3। ठीक है ना। ये सॉल्व कीजिए, 8,000 20 21/20 गुना 21/20 और गुना 21/20, ये आप काटिए, 9,261 आ गया। अब ये 9,261 किसके बराबर होगा, ये 9,261 किसके बराबर होगा, ये जो आपने पहले मंथ का चक्रवृद्धि ये लिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, प्लस एनुअल है, एनुअल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट चल रहा है, एनुअल आपको इतना ही, इसके ऊपर आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना, ये जो एक्स फिक्स किए हैं इसके ऊपर, अब इसी के ऊपर 2 साल का देना पड़ रहा है, थर्ड है ये इंस्टॉलमेंट। और ये किसके बराबर है, ये सब बराबर है आपको इसके, जो आपने निकाला है। अब जब आप, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की ये वैल्यू आ जाएगी, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो आपको बेसिक समझना है कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ रहता है ना कि x प्लस x, एक बार x ले लिया फिर x प्लस उस पर ब्याज चला दे, फॉर्मूला कुछ नहीं है। आपको पहला इंस्टॉलमेंट देखना, क्वेश्चन पढ़ना है। बेसिक क्या है, पहली बात याद रखिए कि एक इंस्टॉलमेंट लेना है, अगर 3 इंस्टॉलमेंट बोल रहा है तो उसके ऊपर एक बार ब्याज चलेगा, फिर उसके ऊपर 2 बार ब्याज, दूसरा ब्याज चलेगा। ठीक है, अगर आपको 5 बोला है तो उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर 4 ब्याज चलेगा। समझे, 4 ब्याज का मतलब एक बार फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इंस्टॉलमेंट के ऊपर ब्याज जो है यही इंस्टॉलमेंट का तरीका है, लेकिन ओवरऑल क्या पे करते हैं आप, जो आपने चक्रवृद्धि ब्याज टोटल आपको दिया गया, आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है, जो आपने फाइनल किया 9,261 बस ये। अब आपको यहां दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे पहले साल क्या चक्रवृद्धि ब्याज देना है, दूसरे वो सब सीधा सीधी इससे फिक्स करके आपको बता दिया जाता है। समझे, तो यही इंस्टॉलमेंट की कहानी है। इसलिए गलती से सिर्फ वो जो आपको दिया वो फॉर्मूला है कि a इक्वल टू एक्स प्लस दिस दिस दिस, उसको मत फॉलो कीजिएगा, गोबर की तरह गड़बड़ करके आ जाएंगे अगर क्वेश्चन हल्का सा भी घुमा दिया। समझ गए, नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है भैया, और यहां तो पूरी कहानी ही अलग है इंस्टॉलमेंट। समझ गए, अगर इंस्टॉलमेंट समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। समझ गए, ऐसे मुझे नहीं लगता दिक्कत हुआ होगा। इंस्टॉलमेंट का पहला सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि आपको सीधा सीधी जो बोल रहा है वो निकाल लेना है, पहला। दूसरा क्या करना है, आपको एक इंस्टॉलमेंट मानना है। ठीक है, उसके बाद 5 इंस्टॉलमेंट बोल रहा है तो अब इसके ऊपर पहला ब्याज चलेगा, फिर इसके ऊपर दूसरा, फिर इसके ऊपर तीसरा, फिर इसके ऊपर चौथा। सिंपल इंटरेस्ट में अगर दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट में चलेगा, साधारण ब्याज में अगर दिया हुआ है पैसा तो साधारण ब्याज में इंस्टॉलमेंट चलेगा, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट चलेगा। बस सिंपल सी कहानी है, सबको निकाल के जोड़ दीजिए, इससे बराबर कर दीजिए, आ गया इंस्टॉलमेंट का वन।
इतना साधारण सा इंस्टॉलमेंट की कहानी, समझ गए? तो आज की क्लास यहां पर खत्म करता हूं, ठीक है? आपको सीट दे दी जाएगी और आप नेक्स्ट क्लास हम लोग का समय और काम होगा। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।